हेलो फ्यूचर लॉयर्स। एग्जाम का स्ट्रेस बढ़ रहा है ना। मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट 2 का यूनिट 1 हमेशा डराता है, बट डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आज मैं आपको गारंटी देता हूं, इस मास्टर क्लास को ध्यान से सुनने के बाद आपके मार्क्स कोई एग्जामिनर नहीं काट सकता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको एकदम अच्छे से कॉन्कर करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये है हमारा आज का एग्जैक्ट सिलेबस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट 2 के अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कवर करेंगे। यूनिट 1 पूरा डिटेल में समझेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेमनिटी एंड गारंटी ऑल द वे टू बेलमेंट एंड प्लेज। एक एक सेक्शन, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। पहले हम क्लियर करेंगे इंडेमनिटी और गारंटी के बेसिक्स, फिर हम देखेंगे वो लैंडमार्क केसेस जो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएंगे। उसके बाद बेलमेंट और प्लेज को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और एंड में एक रैपिड रिवीजन और Q&A से अपना नॉलेज चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं। इंडेमनिटी और गारंटी के बेसिक्स समझते हैं। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 124 बात करता है इंडेमनिटी की। ये बेसिकली एक प्रॉमिस है जहां एक इंसान दूसरे को होने वाले लॉस से बचाने की गारंटी देता है। इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़िए, जैसे आपकी कार इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है कि भाई अगर एक्सीडेंट हुआ तो नुकसान हम भर देंगे। दे लिटरली इंडेमनिफाई यू। एकदम सिंपल है ना। अब आते हैं सेक्शन 126 पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये तब होता है जब एक थर्ड पर्सन के डिफॉल्ट पर कोई और इंसान लायबिलिटी अपने सर लेता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको EMI पर एक बढ़िया सा नया गेमिंग लैपटॉप चाहिए, बट आपकी अभी तक कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो दुकानदार आनाकानी करता है। तब आपके पिताजी उस दुकानदार को एक पेपर साइन करके देते हैं कि अगर मेरा बेटा पैसे नहीं देगा तो पेमेंट मैं करूंगा। आपके पिताजी यहां गारंटर बन गए। यही तो है गारंटी। अब इस गारंटी ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इसमें हमेशा 3 पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है वो है सेक्शन 128। श्योरिटीज लायबिलिटी इज को-एक्सटेंसिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जितनी लीगल जिम्मेदारी लोन लेने वाले की होती है, बिल्कुल उतनी ही एग्जैक्ट सेम जिम्मेदारी गारंटर की भी होती है। कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं मिलती उसको। एग्जाम में इजीली हाई स्कोर करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये टेबल। इसका एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के अभी। देखो, इंडेमनिटी में सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं और गारंटी में 3। इंडेमनिटी में लायबिलिटी प्राइमरी और इंडिपेंडेंट होती है, पर गारंटी में लायबिलिटी हमेशा सेकेंडरी होती है। मतलब पहले डेटर से पैसे मांगेंगे, अगर वो भाग गया या फेल हुआ तभी गारंटर को पकड़ेंगे। ये पॉइंट्स अपने आंसर शीट में टेबल फॉर्मेट में सीधे लिखना। एग्जामिनर खुश होकर पूरे मार्क्स देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ लैंडमार्क केसेस जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होने चाहिए। देखिए, एग्जामिनर्स हमेशा स्पेसिफिकली इन केसेस को ढूंढते हैं आपके आंसर्स में। पहला मस्ट नो केस है गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन 1942 का। एक जमीन के मॉर्गेज का आपस का मैटर था। इस लैंडमार्क केस ने एक बहुत ही बड़ा रूल क्लियर किया था। रूल ये था कि इंडेमनिटी होल्डर कोर्ट जाकर पेमेंट की डिमांड तभी कर सकता है जब उसकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट यानी एकदम पक्की हो जाए। आपको जरूरी नहीं कि पहले अपनी जेब से नुकसान भरना पड़े और फिर आप क्लेम मांगे। नहीं, लायबिलिटी पक्की हुई तो आपका क्लेम भी पक्का हो गया। दूसरा केस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वर्सेस चितरंजन रंगनाथ राजा। हुआ क्या था इसमें? बैंक ने एक बिजनेस लोन दिया, उसके लिए एक पर्सनल गारंटी भी ली और कुछ गुड्स को एज सिक्योरिटी गिरवी भी रख लिया। फिर अपनी ही लापरवाही से बैंक ने वो गिरवी रखा हुआ सामान खो दिया। कोर्ट ने इस पर बहुत अग्रेसिवली बोला कि बॉस, अगर क्रेडिटर खुद इतना केयरलेस है और अपनी सिक्योरिटी खो देता है तो गारंटर यानी कि श्योरिटी उस खोए हुए सामान की वैल्यू के बराबर बिल्कुल फ्री हो जाएगा। गारंटर इज ऑफिशियली ऑफ द हुक। अब शिफ्ट करते हैं सिलेबस के सेकंड हाफ पर, जो फिजिकल पोजेशन से डील करता है। सेक्शन 3 बेलमेंट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 148 डिफाइन करता है बेलमेंट को। इसका सीधा सा मतलब समझिए, सामान को किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी दूसरे इंसान को देना, लेकिन अपनी ओनरशिप चेंज किए बिना। जैसे आप किसी फंक्शन से पहले अपने महंगे सूट ड्राई क्लीनर को देते हैं ना। सूट तो आपका ही रहता है, बस उसकी क्लीनिंग के लिए टेम्पररी पोजेशन ड्राई क्लीनर के पास चला जाता है। जैसे ही धुल गया, सूट वापस। यही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बेलमेंट है। एग्जाम में इस पूरे प्रोसेस को एग्जैक्टली एक फ्लो चार्ट की तरह ऐसे ही लिखना। स्टेप 1, बेलर अपना गुड्स देता है। स्टेप 2, जिस बेली को गुड्स मिले हैं उसको सेक्शन 151 के तहत रीजनेबल केयर करनी पड़ती है। स्टेप 3, जैसे ही पर्पस पूरा हो गया, गुड्स स्ट्रिक्टली वापस करने होते हैं। और स्टेप 4, अगर बेली ने टाइम पर गुड्स वापस नहीं किए और ज़्यादा दिन तक रख लिए तो सेक्शन 161 कहता है कि अब किसी भी नुकसान के लिए
बेली ही लायबल होगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, ये है आपकी एग्जाम गोल्डन की। अपने एग्जाम के आंसर्स के कंक्लूजन में ये फ्रेज जरूर लिखना, केविएट बेली। इसका आसान शब्दों में मतलब है कि बेली उस दिए गए सामान का एक ट्रस्टी बन जाता है। उसकी सबसे प्राइमरी ड्यूटी है उस सामान को प्रोटेक्ट करना और सही सलामत टाइम पर वापस करना। ये लैटिन फ्रेज यूज करेंगे ना तो आपका आंसर बाकी बच्चों से एकदम स्टैंड आउट करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप पर। सेक्शन 4 प्लेज। भाई देखो, अगर आपने अभी बेलमेन समझ लिया है ना, तो प्लेज समझना आपके लिए बच्चों का खेल है। सेक्शन 172 क्लियर करता है कि जब आप गुड्स को स्पेसिफिकली एज अ सिक्योरिटी यानी गिरवी रखते हैं किसी लोन या प्रॉमिस के बदले, तो उससे प्लेज कहते हैं। एनालॉजी आपके सामने एकदम क्लियर है। एक गोल्ड लोन, आप किसी फाइनेंस कंपनी में जाते हैं, अपनी गोल्ड चेन उनको देते हैं और उसके बदले कैश लोन लेते हैं। यहां आपने गोल्ड चेन प्लेज की है एज अ सिक्योरिटी। पर यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक मास्टर टिप है और एग्जामिनर्स इस पर जानबूझकर ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं। अगर डेटर ने टाइम पर अपना लोन नहीं चुकाया तो क्या पॉनी यानी कि लेंडर चुपचाप आकर वो गोल्ड बेच सकता है? बिल्कुल नहीं। लॉ कहता है कि उसे पहले एक मैंडेटरी रीजनेबल नोटिस देना ही पड़ेगा। अगर एग्जाम में आप ये रीजनेबल नोटिस पॉइंट लिखना भूल गए तो मान के चलिए मार्क्स निश्चित रूप से कट जाएंगे। इसलिए इसको अपने नोट्स में डबल अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, बहुत पढ़ाई होगी, अब टाइम है चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी में लॉक करने का। सेक्शन 5 रैपिड 30 सेकेंड एग्जाम रिविजन। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सेक्शन 124 इंडेमनिटी। दो पार्टीज होती हैं, किसी और के लॉस से बचाने का प्रॉमिस। सेक्शन 126 गारंटी। तीन पार्टीज होती हैं और डिफॉल्ट पर आती है सेकेंडरी लायबिलिटी। सेक्शन 128 श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा को एक्सटेंसिव होती है। सेक्शन 48 बेलमेंट। सामान दिया किसी पर्पस के लिए और पर्पस पूरा होते ही रिटर्न। और आखिरी सेक्शन 172 प्लेज, जहां स्पेसिफिकली गुड्स को गिरवी रखा जाता है एक सिक्योरिटी की तरह। बूम, हो गया आपका रिवीजन कंप्लीट। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। सेक्शन 6 Q&A एग्जाम नॉलेज चेक। तो क्या आप फाइनल एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार हैं? ये सिनारियो ध्यान से सुनिए और पढ़िए। What happens if a creditor loses the pledged goods due to negligence without the surety's consent? सोचिए जरा, अभी ठीक थोड़ी देर पहले हमने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वाला लैंडमार्क केस डिस्कस किया था, याद आया आपको? और सही जवाब है द श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द लॉस्ट गुड्स। अगर क्रेडिटर खुद लापरवाही करेगा और गुड्स खोएगा तो गारंटर को उस खोए हुए सामान की कीमत बिल्कुल नहीं चुकानी पड़ेगी। अगर आपने यही एग्जैक्ट सोचा था बिना देखे, तो एक्सलेंट जॉब, आप ट्रैक पर हैं। ब्रिलियंट एफर्ट एवरीवन। आपने सक्सेसफुली यूनिट 1 को मास्टर कर लिया है। पर पढ़ाई के साथ एक प्रैक्टिकल सवाल सोचिएगा जरूर। अगर कल को हम फिजिकल गुड्स की जगह डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो को प्लेज करना चाहें, तो क्या ये सारे पुराने लॉज वहां सेम तरीके से अप्लाई होंगे? लॉ तो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। If you want any new topic, comment below. Best of luck for your upcoming exams.